प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी लर्नर्स पर। आज हम आपके सामने इस पिट का 7वां सैम्पल पेपर लेकर के हाजिर हैं। निश्चित रूप से अगर जो आप 7 के 7 सैम्पल पेपर का वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से आप 95% प्लस स्कोर करके आने वाले हैं। आंख बंद करके इस बात को अपने मन में इस बात की भरोसा रखिए। निश्चित रूप से आज का जो पेपर लेकर के आए हैं वो और ही अति महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका एक पुलिंदा है, उनका एक संग्रह है। पूरे क्वेश्चन करेंगे हम लोग निश्चित रूप से। पहला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने खोला हुआ है, इसका ध्यान देते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? दिल्ली, अब हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत में जो है, दिल्ली सल्तनत में कई वंशों ने शासन किया है। आपको बताया था गुलाम वंश ने किया है, खिलजी वंश ने किया है, ठीक है, और तुगलक वंश ने किया उसके बाद, ठीक है, फिर सैयद वंश ने किया है, ठीक है, फिर लोदी वंश ने किया है। ठीक, इतने वंशों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये जो है खिलजी वंश का जो है शासक था, जो दूसरा था, ठीक है। तो ये जो खिलजी वंश था, ठीक है, इसका ये शासक था। तो इसका शासन काल की जो अवधि है वो आपको बतानी है। क्या बतानी है? इसके शासन काल की अवधि बतानी है। जल्दी बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1296 से 1316 तक इसने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1764 में। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और प्लासी युद्ध भी बहुत पूछा जाता है, तो वो हुआ था 1757 में, ठीक है। 1757 में प्लासी का और 1764 में बक्सर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है, इसका उत्तर बताएंगे। राजा हर्षवर्धन जो थे, जो वर्धन वंश के शासक थे, उन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। उस नाटक का नाम क्या है? बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नागनंद। नागनंद जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। रामायण की रचना कालिदास ने की थी, आपको मालूम होना। वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना, ठीक है। चलिए, नागनंद की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। आगे बात करते हैं हम लोग। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक से समकालीन थे? जो सूरदास थे वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर बताइए। क्या शाहजहां है, क्या हुमायूं है, क्या अकबर है, या बाबर है? चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताना है जल्दी से, ठीक है। तो जो सूरदास थे वो अकबर के जो थे वो समकालीन थे, तो अकबर इसका बी जो है, चौथे का जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? जो सिविल सेवा है हमारी, जो सिविल सर्विसेज हैं, वो किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? ये पाँचवीं का सही उत्तर बताएंगे। क्या इसका सही उत्तर होगा? जल्दी से बताएंगे पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई थी। इसके समय ही स्थायी बंदोबस्त भी आया था। स्थायी बंदोबस्त जो है वो इसी के समय आया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था, आप सभी को याद होना चाहिए, बंगाल विभाजन किया था उसने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? राज्य हड़प नीति लेकर के आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी का काम। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। जो मुगल उस समय शासक थे, बहादुर शाह जफर, 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें जो है किसने जो है जो इनको गिरफ्तार किसने किया था? इसका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। इसका कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा? छठवें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही होता है कैप्टन हडसन, ऑप्शन नंबर ए। कैप्टन हडसन जो थे उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था जब आंदोलन, जो विद्रोह था वो फेल हो गया था, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पत्नी जो है पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह किसने कहा था? ये 7वां प्रश्न का उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। कि जो ये कथन किसने कहा था, ठीक है। तो आप जानते हैं, हाँ, ये इस तरीके की जो हमारी बातें हैं वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत कही हैं। तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। 7वें का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चलो हम लोग देखते हैं। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए गए
राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे। देखो, हमारा जो मेन स्ट्रीम था वो तो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्रों में काम कर रहा था, लेकिन जो रियासतें थी वहाँ पर भी जो आंदोलन चल रहे थे उनको क्या कहा जा रहा था। सविनय प्रजा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोकदल आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन। क्या है 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रजामंडल आंदोलन कहते थे जो रियासतों में लोग चला रहे थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से डबल स्टार लगा लीजिए, इसमें छाप लीजिए इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहाँ शुरू हुआ था। तो दो प्रश्न मिल गए। सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 1930 में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ ये आपको बताना है। इनमें से सही उत्तर कौन सा है, बारदोली है, दांडी है, चंपारण है, मुंबई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दांडी से शुरू हुआ था। दांडी में ही नमक कानून तोड़ करके 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आपको याद होगा कि नमक कानून भी कहाँ तोड़ा गया था, दांडी में ही इसी दिन तोड़ा गया था। इसी कानून के साथ में, तोड़ने के साथ में ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये दूसरा आंदोलन था। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए, सरदार पटेल से संबंधित है, सरदार पटेल से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था भारत में 1917 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब याद करने हैं। ये नील किसानों से संबंधित है, बिहार का चंपारण। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से एक बार इतिहास का, और इतिहास के पन्नों से निकाल के हम आपके लिए लाए हैं। तो ये जो प्रश्न है अब देखिए, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, ये कब स्थापित हुई थी। पहला प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया कि इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, और इस एसोसिएशन का क्या नाम है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अब आपको बताना है इसके नेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर बताएं, इसके नेता कौन थे। इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे इसके नेता थे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करता है। आप जानते हैं कि जो वायुमंडल की जो है वो 5 परतें पाई जाती हैं, जिसमें से 4 परतों को आपको यहाँ पे जो है सही तरीके से पृथ्वी से ऊपर उठते हुए जो है उस क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा, जल्दी से बताएं, इसका सही क्रम कौन सा होगा। अब बहुत जल्दी सोच के बताएंगे। ज्योग्राफी का प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, तो सबसे पहली जो पृथ्वी की परत होती है वो क्षोभमंडल होती है, उसके बाद आती है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्यमंडल, और उसके बाद आता है तापमंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 11वें प्रश्न का, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है एकदम। तो इस पे ये जो जिन बच्चों ने इसका उत्तर दिया था वो बिल्कुल सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार फिर से आपके सामने। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखो, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप में। 12वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 13वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने है। किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। वो कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, इसका सही उत्तर बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है 13वां, तो इसका बहुत जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दे दीजिए। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी जो होती है उसकी जो है जल धारण क्षमता इसमें सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 13। अगला प्रश्न हम लोग आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। अच्छा, ये नदियाँ देखिए आपकी नॉर्मल जो हमारी देश की नदियाँ हैं वो पूर्व दिशा में बहती हैं। पश्चिम की दिशा में जो है 2 नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहती हैं, और वही 2 नदियाँ हर बार एग्जामिनर पूछ देता है आपसे। तो कौन सी नदी है, कावेरी पूरब की तरफ बहती है, कृष्णा भी पूरब की तरफ बहती है, महानदी भी पूरब की तरफ बहती है, लेकिन जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी वो पश्चिम की तरफ बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा के साथ में दूसरी नदी उसी की जस्ट नीचे मिलेगी, तापी नदी बोलते हैं, ताप्ती नदी बोलते हैं। ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, और इन दोनों नदियों को आप याद रखेंगे। और ये दोनों ही नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो बाकी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा जो नर्मदा ताप्ती हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं। ये 3-4 फैक्ट हैं जो नर्मदा ताप्ती नदी से संबंधित हैं। एक और फैक्ट बताते हैं, नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है, आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा धुआंधार जलप्रपात देखने। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। जो भारत का मानक समय है वो किस देशांतर से
गिना जाता है और गणना की जाती है उसकी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 82.30 पूर्व देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट में नैनी से होकर के जाता है। जब आप कभी वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ बोर्ड लिखा लगा हुआ है, मुस्कुराइए आप भारतीय मानक समय पर खड़े हैं। ठीक है, मानक समय रेखा पर खड़े हैं। तो निश्चित रूप से जो 82.5 पूर्व देशांतर है हमारी, उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको भारतीय मानक समय जो IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे तो IST लिखा होता है वहाँ पर जब मैच को स्टार्ट करने के समय। इसका मतलब वो भारतीय समय अनुसार, भारतीय मानक समय अनुसार। इसके अलावा जो ग्रीनविच टाइम मीन टाइम होता है उसको GMT बोलते हैं। जो इंटरनेशनल टाइम जो होता है उसको GMT बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा से मिलाया जाता है। और आप जानते हैं कि ये जो भारतीय समय है और जो अंतर्राष्ट्रीय समय है, उसके बीच में जो भारतीय समय है वो अंतर्राष्ट्रीय समय से कितना आगे रहता है? 5.5 घंटा आगे रहता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने है, FICCI का पूरा नाम क्या है? FICCI का पूरा नाम क्या है? बताना है। इसका सही उत्तर बताएंगे, 16वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। ठीक है, इसका सही उत्तर है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका सही उत्तर है। छाप लेंगे इसका सही उत्तर। सही, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया हमारे सबके सामने और इकोनॉमिक्स को हम लोग धुआं कर देंगे। ऐसे ही देखते हैं, सीमांत उपयोगिता वक्र जो होता है वो हमेशा, इसका सही उत्तर बताना है वो क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ता है, कभी कभी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 17 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो सीमांत उपयोगिता वक्र होता है हमारा, वो हमारा सामान्य परिस्थितियों में गिरता रहता है। क्योंकि आप जानते हैं सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता बोलते हैं किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सेटिस्फेक्शन को उसकी उपयोगिता बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता मतलब उसी वस्तु की, जैसे एक आलू आपने खाई, आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिला, 100% सेटिस्फेक्शन मिला। उसके अलावा बाद जब हम दूसरी आलू खाएंगे तो आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। उसके बाद आपकी भूख कम हो जाती है, आपके खाने की इच्छा कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, आपको 90% मान लिया सेटिस्फेक्शन मिला। अगली आलू खाएंगे तो 80% सेटिस्फेक्शन मिला, अगली आलू खाए तो 50% मिला, और इसके बाद आपने बोला कि अब हम नहीं खा पाएंगे। मतलब अगली आलू आपको अगर जो खिला भी दी जाए तो आपको सेटिस्फेक्शन वहाँ भी जीरो हो जाएगा, आपका उसकी उपयोगिता जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वक्र जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे इधर इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे जो है इसकी जो वक्र होता है वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है। इसकी आंकड़े नीचे आते रहते हैं, इसकी सेटिस्फेक्शन जो उपयोगिता है वो कम होती जाती है, जिस कारण से ये नीचे गिरता रहता है। सामान्य परिस्थिति में ऐसा ही होता है, आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं? आप जानते हैं कि कुछ ऐसी श्रेणियां हैं हमारे यहाँ जहाँ पर केवल और केवल सरकारी सेक्टर ही काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर को काम करने की अनुमति नहीं है। तो बताना है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका सही उत्तर पहला तो हमारा रेलवे है, बिल्कुल होता है। रेलवे में सरकार के अलावा, सार्वजनिक सेक्टर के अलावा अभी कोई निजीकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हमारा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है वहाँ पर भी बिल्कुल ही दोनों, ये जो रेलवे और परमाणु ऊर्जा है ये पूरी तरीके से अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई थी? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की थी? इसको सही उत्तर बताना है। 19वें का सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर 1980। 1980 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कौन सा वो वर्ष था जिस वर्ष जो है वो बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था? 20वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है 1969। 1969 में किसकी सरकार थी? उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी जिन्होंने बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। देश के जो 14 बड़े बैंक थे उनको जो है एक झटके में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अब हम देखते हैं कि संविधान से संबंधित प्रश्न है, इसको बताएंगे। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। हम देखेंगे कि एक संप्रभु राज्य के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला क्या है? किसी देश या एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। ए सी में है, ए और बी दोनों सही हैं और डी में इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है बताइए। ठीक है, बताओ।
बताओ इसका 21वीं का सही उत्तर क्या होगा। तो ये देखो, एक देश किसी भी देश के साथ संप्रभुता के साथ बिना संप्रभु हो सकता है, संप्रभुता के साथ या उसके बिना नहीं भाई। जो देश अपनी मर्जी का मालिक है नहीं, किसी दूसरे देश की संप्रभुता के साथ में है, वो कैसे संप्रभु हो सकता है। तो ये पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। वैसे ही यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है, नहीं किया जाता भाई, कोई देश नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो ना तो ए सही है ना तो बी सही है। इसका मतलब इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी 21 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आगे देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी। पंचायती राज के लिए जो जिसने जो सुझाव दिए थे वो समिति का नाम क्या था, ये बताना है आपको। 22वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो वो कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति जो थी, उसने जो है पंचायती राज के लिए जो है सुझाव सरकार को दिए थे, और उसके बाद ये जो बिल पारित हुआ था, लाया गया था। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी में रख सकते हो, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष किस में लागू हुआ था। जो आरटीई है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीई। ठीक है, वो कब, आरटीई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कब लागू किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बहुत सिंपल प्रश्न है, 2005 है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ठीक है, ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन, जिसको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि इसके साथ में इसमें जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसके अलावा जो है वो अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे, 2 तो यहाँ दिए हुए हैं, अखंडता नहीं दिया है, वो भी जान लीजिए। अखंडता शब्द भी इसी में जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन की तरह। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये कब किया गया था, 1976 में किया गया था। और जो है इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है संविधान का, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन है। तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, इसके बारे में और विस्तार से पढ़ लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 25 प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंधित करती है। स्थानीय स्व सरकारों के लिए कौन सी अनुसूची है, इसमें से बताना है, जल्दी से बताना है। तो स्थानीय जो है हमारे ग्रामीण स्तर पर स्वशासन के लिए प्रबंधन के लिए कौन सी अनुसूची जिम्मेदार है। 25वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। वहीं जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची में। आगे हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साइंस का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवशोषित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य अवशोषित की गई वस्तु अथवा अवशोषित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका 26वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है। 26वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वैद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है इसका। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत सिंपल है वैसे, आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारे पास सामने है, ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होता है। ओमेगा 3 जो वसा है, फैट है, वो किस में उपस्थित होता है बताएंगे। 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखो ये मछली में भी पाया जाता है और अखरोट में भी पाया जाता है, तो ए और बी इसका दोनों उत्तर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 28 का सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जुगाली करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, स्टार मार्क करेंगे इसको। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय में बटा होता है। जो पशु जुगाली करते हैं उनका जो आमाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है। ठीक है, बताएंगे जल्दी से, इसका बताएंगे। 29वें का सही उत्तर क्या है, 29वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 भागों में बटा होता है इनका आमाशय। ठीक है, जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने का मतलब है जो लोग, जो पशु आप देखते हैं वो घास पहले पूरा जब उनको मिल जाता है
तो भर लेते हैं पेट में, वो उसको चबाते नहीं हैं, भरते जाते हैं भरते जाते हैं। और जब पूरी तरीके से पूरा पेट भर जाता है फिर वो शांति से बैठ करके आराम से आप देखते हैं वो मुंह चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं। इसको कहते हैं जुगाली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कोशिका में हेमोग्लोबिन होती है? तो आप ये भी साइंस का प्रश्न है, सही से प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही से बताएंगे कि हेमोग्लोबिन किस हमारे ब्लड की कौन सी उसमें पाया जाता है? क्या WBC में पाया जाता है, RBC में पाया जाता है या प्लेटलेट्स में पाया जाता है? इसका सही उत्तर बताएंगे। 30वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि होमोग्लोबिन की वजह से ही जो है रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। और ये हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, तभी तो इनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो साइंस मैथ का प्रश्न है, और मैथ का प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको बहुत सिंपल प्रश्न है, वैसे इसको तो आप बहुत ऐसे ही सॉल्व कर देंगे जुबानी से। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान बताना है 357.21 में। तो 5 का जो स्थानीय मान है वो क्या है? इकाई के बाद दहाई पर है, इसका मतलब 50 है इसका सही मान। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैथमेटिक्स का सवाल है, और इसको जो है आपको थोड़ा सा जोड़ घटाना करना पड़ेगा, तो इसको जोड़ घटाना कीजिए। ठीक है, 0.25 और 0.75 के योग को जब आप तो क्या करना है आपको? 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित करना है। तो इनको अंतर निकालिए इसका, और ये तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 75.25 जुड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 को आपको डिवाइड करना है 0.5 और 0.3 से। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। मैथमेटिक्स के प्रश्न भी इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स छूट जाता है हर बार, इसलिए इस बार इसको भी शामिल कर लिया है। तो इसका सही उत्तर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, जो है 32वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप जब इसका अंतर निकालेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का सवाल है, थोड़ा सा टफ ही सवाल है, और देखिएगा इसमें जो है इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। 33वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, 33वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जल्दी से इसको लगा के इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 0.05। ठीक है, 0.05 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करो जल्दी से, इस वीडियो को पॉज करो और यहीं पर जो है अपना पेन कॉपी निकाल करके इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके इसका आंसर निकालो, क्योंकि मैथ का सवाल जो है वो आपका स्कोर में बड़ा योगदान करने वाला है। ठीक है, DI मिला करके मैथ टोटल कितने नंबर की हो जा रही है? हाँ, कितने नंबर की? 25 नंबर की हो जा रही है। DI 20 नंबर की और 5 नंबर की मैथमेटिक्स, तो 25 नंबर, 25% हमारा पूरा वेटेज यही इसी के पास है। तो अगर जो आप इसको छोड़ देंगे तो फिर आप जो है 75 में से 85 स्कोर कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जल्दी से करके दिखाएंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 34 का सही उत्तर क्या आया बताओ? कौन सा विकल्प है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे 34 का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है 1, डी जो है इसका सही उत्तर है, यही उत्तर आएगा इसका। ठीक है, जिसका डी 1 आया है वो उन बच्चों का उत्तर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मैथमेटिक्स का। एक बार फिर से प्रश्न है, राम अपने वेतन का 1/5 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 20% घर के खर्च में खर्च करता है, 10% अन्य खुदगर खर्चों में, और शेष बताता है, तो वो कितना भाग बचाता है वेतन का? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका क्या है? इसको भी परसेंटेज में बदल लीजिए शिक्षा को। 1/5 में 20% है। ठीक है, और 20% घर पे खर्च करता है, और 10%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताऊं। 35वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है वैसे ये। इसका सही उत्तर है 1/2, क्योंकि ये 20% हो जाएगा। 1/5 का 100 का कितना होता है? 20% होता है। तो 20%, 20%, 40% और 10%, ये 50% हो जाएगा। तो 50% मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 खर्च कर देता है, 1/2 बचा लेता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, आप लोग घबरा जाते हैं मैथमेटिक्स को देख करके। अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां हिंदी का प्रश्न आ गया बहुत। अब तो आपकी सरल, आपकी मातृभाषा आ गई। अब इसमें बताएंगे, अब मातृभाषा में कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग इसमें से सही नहीं है? ठीक है, 36वें का इसका सही उत्तर बताएंगे। तत्सम एक शब्द तत्सम दिया है, फिर उसका तद्भव दिया है। ठीक है, तो इसका इसमें कौन सा युग सही नहीं है ये बताना है। 36वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, 36वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करहाट का जो तद्भव शब्द होता है वो कड़ाह नहीं होता है, कराह होता है। ठीक है, तो ये गलत था, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, बताओ इसमें, जल्दी से बताओ। इसमें निम प्लस अज्जित लिखा हुआ है, निमज्जित, अधसेरा अधसेरा, उत्ग्रीवा उद्ग्रीवा, नी खरा नी खरा। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 37वें प्रश्न का सही उत्तर फिर से एक बार ऑप्शन नंबर ए, निम अज्जित, निमज्जित नहीं निमर्जित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ठीक है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताएंगे। ठीक है, इसका 38वें का सही उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 38वें का सही उत्तर है मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी। जो मधु बनाने वाली मक्खी है, मधु की मक्खी, अर्थात तत्पुरुष समास। इसमें हमने देखा था तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है कि द्वितीय पद होता है, जो सेकंड पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, और दोनों ही जो पद होते हैं, दोनों शब्द जो होते हैं वो किसी कारक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा त्रिभुवन, त्रिभुवन किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को बोलते हैं। मतलब इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है, अर्थात ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। और पीताम्बर, पीले रंग का अंबर, अर्थात इसी कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला जो है वो विशेषता बता रहा है दूसरे पद की, तो ये जो है क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ होता है। सिर पर सवार रहना, बोलते हैं ना कि अरे आप कर रहे हैं ना काम, आप सर पर क्या सवार हो, तो मतलब क्या होता है? इसका सही उत्तर बताएं। 39वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पीछे पड़ना। मतलब कि कोई आदमी जब पीछे पड़ जाता है ना आपके, सर क्लास लीजिए, क्लास लीजिए, इसका क्लास लीजिए, क्या कहते हैं ना हम लोग कि अरे यार चल रहे हैं, क्यों सर पे सवार हो रहे हो? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पीछे पड़ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें कौन सा विशेषण है? देखो ये वाक्य है कि जो मनोहर था, एक कोई मनोहर व्यक्ति था, वो पूरा जीवन भर क्या करता रहा? सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है बताना है आपको। संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, बताएंगे। 40वें प्रश्न का सही उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। 40वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण का सही उत्तर है, क्योंकि सुख क्या है? एक गुण है। ठीक है, तो उस जो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, फिर से आप अंग्रेजी में आ गए हम लोग। पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, इसको जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही केप्ट मी राइटिंग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? 41वें का पैसिव वॉइस क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। 41वें का पैसिव वॉइस क्या होगा? आई वॉज केप्ट राइटिंग बाई हिम, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई वॉज केप्ट राइटिंग बाई हिम। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, so which of the following sentence has modal verb? You have to select this correct option, which is the correct modal verb. ठीक है, तो मॉडल वर्ब बताना है। ठीक, इसका सही उत्तर क्या होगा? 42वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। ठीक है, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग सही उत्तर है इसका। ठीक है, ये मॉडल वर्ब है। आगे बात करते हैं हम लोग अंग्रेजी के अगले प्रश्न की। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच आर करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अल्टरनेटिव्स का सही ढूंढना है। ठीक है, ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद इजियर, इजिली, इजी और इज, क्या होगा इसका सही उत्तर? बताएंगे। 43वें प्रश्न का जो है 43 नंबर का जो प्रश्न है, यू हैव टू गिव दिस आंसर। ठीक है, यू हैव टू गिव आंसर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 43वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इज। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46वें प्रश्न पहुँचते हैं। ये फिर से आप देखिए कोई रीजनिंग का प्रश्न आया हुआ है, और रीजनिंग के भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद के उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले से। ठीक है, तो क्या हम देखते हैं 10 के बाद 105 है, फिर 18 के बाद क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसका जो है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, अपने दिमाग लगा के बताएंगे इसका सही उत्तर। 46वें प्रश्न का सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। अच्छा, इसका सही उत्तर का 333, 333 जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित का कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है? इसमें से 4 हैं, 4 में से 3 एक दूसरे से संबंधित हैं, चौथा अलग है। कौन सा अलग है? 47वें प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताएंगे तो आपको मालूम है इसका सही उत्तर बांसुरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि गिटार, सारंगी, वाणी, ये सब, वीणा जो है, ये सब हाथों से बजाए जाते हैं, जबकि बांसुरी मुंह से बजाई जाती है। सही उत्तर है इसका। अगले बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। किसी कोड भाषा में पेयर को 1234 लिखा जाता है, तो उसी में लेयर को 5234 के रूप में, लाइम को 5396 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी में उस भाषा में आई अक्षर के लिए क्या कोड होगा? ठीक है, आई अक्षर के लिए कोड बताना है। तो देखिए इसमें तीनों जो है वो दिया हुआ है। इसमें देखिए आई के लिए यहाँ पे 3 का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर भी आई के लिए 3 का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर भी आई के लिए दूसरे नंबर पे 3 का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सिंपल प्रश्न था, तो इसका सही उत्तर 48वें प्रश्न का सही उत्तर आप तो बता सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी, 3 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए, बी, सी और डी आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है इसका मतलब, तो डी और बी ई अवरोही क्रम में है,
ठीक है, बताइए इनमें से कौन या तो आरोही अवरोही क्रम में है, कौन या तो आरोही या अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो ये बताना है आपको आरोही अवरोही, इनको आप अरेंज कर लीजिए पहले जैसे जैसे बोला है। ठीक है, और उसके बाद आप पेपर पे इसको पूरी वैसे ही लिख लीजिए और उसके बाद आप बता पाएंगे इनमें से कौन या तो अवरोही क्रम में है या तो अवरोही क्रम में है, बीच का उल्टा सीधा नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर 49 का सही उत्तर जल्दी से निकाल के बताएंगे। पेपर पेन पकड़ो और वीडियो पॉज करो, इसका सही उत्तर निकालो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, कुछ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, जब कुछ करता नहीं उसकी कभी जय जयकार नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर निकालिए। ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, EBC जो है वो एक इसका सही उत्तर है। ठीक है, 49वें प्रश्न का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50वां प्रश्न हमारे सामने है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष मई माह की जो पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। अब अप्रैल देखिए कितने दिनों का होता है और उसके बाद मई, तो निकालिए इसको 7 से भी डिवाइड करके निकालेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। 50वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा इसका शुक्रवार। ठीक है, पहला दिन बुधवार अप्रैल का था, तो इसका जो है मई का पहली डेट होगी वो शुक्रवार को पड़ेगी। आप इसको कागज़ पे सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत की गई है। 52वां प्रश्न है, वाहिनी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, जल्दी से बताएंगे। 52वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम जो है उसने वाहिनी योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 52वें का एक सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है, जल्दी से बताएंगे। 53वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। 53वें प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब व कमजोर समूहों के सामाजिक सुरक्षाओं सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन हेतु $125 मिलियन का कर्ज देने की पेशकश की है, किस राज्य को। तो 55वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। 55वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने यूक्रेन स्थित अपना दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है, बताएंगे। वो कौन सा देश है जहां पर भारत ने अपना जो दूतावास था वो स्थानांतरित कर दिया है, इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है पोलैंड। पोलैंड में हमने जो है अस्थायी रूप से बना दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, इसका सही उत्तर बताना है आपको। तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से याद कर लेंगे। तो 97वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है। गूगल प्ले पास की जो सर्विस है वो किस देश में सर गूगल ने लॉन्च की है। 98वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, भारत में जो है गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च की गई है गूगल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में 2022 में किस राज्य ने पाल देवदार वाव नरसंहार के 500 वर्ष पूरे कर लिए थे। ये कौन सा है, ये पर थोड़ा सा पुराना प्रश्न है लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल का पुराना तक पूछ लेता है पेट में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, 59 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है, 61वें प्रश्न का सही उत्तर है अहमदाबाद टू मुंबई। अहमदाबाद टू मुंबई ये विकसित की जा रही है, जापान की सहायता से विकसित की जा रही है पहली बुलेट ट्रेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न में चलते हैं। सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सार्क जो है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। सार्क के सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। इस तीसरा प्रश्न, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य है। 62वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही है, जो गलत है वो है, इसका पहला सम्मेलन जो बेंगलुरु में नहीं हुआ था, बाकी सारे जो हैं वो इसके सही हैं। तो ये इसका सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बात करते हैं 63वें प्रश्न की। वी आर डिस्प्लेस्ड
इसकी जो ये जो शीर्षक नाम से पुस्तक के जो लेखक हैं या लेखिका हैं वो कौन है, बहुत अच्छी पुस्तक है, वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इसको किसने लिखा है बताओ। 63वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की नागरिक हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड ये पुस्तक मलाला यूसुफजई की है। 63वें का प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ हमारे किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है, जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है। 64वें का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न, अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है भाई अमृता प्रीतम और उन्होंने कौन सी रचना लिखी है जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, तो वो बताना है आपको। सही इसका सही उत्तर क्या है कि 65वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कागज और कैनवास इनकी रचना है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है, इसका उत्तर सही से बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है स्ट्रेटेजिक जीके में। ठीक है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो पहली बार किस वर्ष दिए गए थे, मतलब इनकी स्थापना कब हुई थी, कब से ये जारी हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 66वें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 से ये दिए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। भारत उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। भारत में हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे फेमस पुरस्कार है और ये कई सेक्टर्स में दिया जाता है। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके नागरिकों को सबसे ज़्यादा, जिसके निवासियों को, नागरिक तो सभी इंडिया के होते हैं, तो निवासियों को जो है सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, वहाँ जन्म लेने वाले व्यक्तियों को, इसमें से कौन सा है बताओ। देखो सारे के सारे इसमें ये भी पश्चिम दक्षिण भारत का, ये भी दक्षिण भारत का, ये दोनों उत्तर भारत के हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 67वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ के लोगों को जो है सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम लोग स्क्रीन के सामने है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था बताना है आपको, जो ऑस्कर अवार्ड जीता था। ठीक है, ये सही से बताएंगे। 68वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, भानु अथैया, ये जो थे इनको सबसे पहले जो है वो ऑस्कर अवार्ड इन्होंने जीता था, ये भारतीय थे। अब हम देखते हैं 69वां प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने आ गया है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। निश्चित रूप से ये बताना है आपको कि अभी हमने नोबेल पुरस्कारों की बात की तो हमने बताया कि कई सेक्टर्स में दिया जाता है, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, मतलब कि जितने सेक्टर होंगे उतने नोबेल दिए जाते होंगे, तो कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं टोटल बताना है आपको। 69वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 सेक्टर्स ऐसे होते हैं। और वो 6 के 6 सेक्टर कौन कौन होते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। सभी आप देखते हैं आपको कितने याद हैं 6 में से। ठीक है, 6 में से 2 आपको बता दें, एक शांति में दिया जाता है, एक साहित्य में दिया जाता है, एक भौतिकी में दिया जाता है, एक चिकित्सा में दिया जाता है। ठीक है, एक अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक, और बताएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है पत्रकारिता से। पत्रकारों में जो जो है ये पुरस्कार फेमस है और ये दिया जाता है पत्रकारों को जो सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता करता है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो ये हमारे 70 प्रश्नों का एक पुलिंदा था जो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ऐसा ही पेपर कुछ हमारे यूपी पेट का आने वाला है जो 4 दिन बाद है, तो इसकी आप तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा आप यहाँ पे डीआई के प्रश्न शामिल नहीं, इसके बाद आप जानते हैं कि एक अपठित गद्यांश बचता है और डीआई बचता है। तो अपठित गद्यांश आप एक बार हम एक दिन पूरी क्लास कराएंगे जिसमें सारे के सारे अपठित गद्यांश ही शामिल होंगे। और डीआई की प्रैक्टिस आप अपनी पुस्तक से और या अभी हम आपको लिए दूसरी रिसोर्स उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से करते रहिए। और ये जो है पूरा आप 70 में से अगर जो आप यहाँ पे 70 में से 60 प्रश्न कर लिए या 50 प्रश्न कर लिए इस 70 में से, तो बाकी जो 30 प्रश्न आपके बचने वाले हैं उसमें से आप अगर जो 20 भी कर लेते हैं तो आपके 60 और 20 80 प्रश्न हो जाएंगे। 80 प्रश्न का मतलब है आप 97% के आस पहुँच जाएंगे, या 97-98% पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले साल जब इतना कंपटीशन था तो वहाँ पे 67-68 जो नंबर लाए थे वो 95% पे थे। ठीक है, तो आप अगर जो
70 नंबर भी इस बार लाएंगे, इसका मतलब आप 96-97% पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस पे फोकस करेंगे और इसके साथ में DI के भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि वो 20 नंबर की आने वाली है। आपने इस तरह वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और सब पढ़ते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके की बहुत दूर दराज से और इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढ करके लाते हैं। तो हमारे लिए इतना तो आपका बनता ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।